आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का भी होगा शामिल। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी घोषणा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे पीएम। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का करेंगे शुभारंभ। हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे अमित शाह। आज एटा का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 419 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। जवाहर ताप्य विद्युत परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार। घूस ऑफर करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। 50 लाख की घूस ऑफर करने का आरोप विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं। आपको बता दें कि आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का भी आज उद्घाटन करेंगे पीएम। साथ ही आपको बता दें कि बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस पूरी शुभारंभ उद्घाटन करने के बाद साथ ही 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आज देश की जनता को पूरी तरह से सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाएगी। आज उद्घाटन कई जो बैंकिंग इकाइयां हैं उनका करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है वो भी शामिल है, जिनके द्वारा आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और साथ ही आपको बता दें कि आज देश को 75 डिजिटल बैंकिंग की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां इसके अंदर शामिल है। साथ ही बजट भाषण हुआ था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और इसके बाद आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। जिस तरह से बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी आज देश की जनता को देंगे, उसके बारे में किस तरह से महत्व आने वाले समय में जनता को लाभ इस पूरी योजना का, इस पूरी सौगात का पहुंचेगा, इस बारे में भी आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जब देश को संबोधित करेंगे तो बता सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 75 डिजिटल जो बैंकिंग यूनिट्स है उनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल जो बैंकिंग इकाइयां हैं वो भी इस पूरी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के अंदर शामिल है, जो कि आज की जाएगी। कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री महोदया व आरबीआई गवर्नर हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी यूएसए से जुड़े हुए हैं सर। और बैंकिंग व केंद्र सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त 75 डीबीयू से वीसी के माध्यम से केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद, एमएलए व कई विशिष्ट अतिथि हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम सर आरबीआई गवर्नर महोदय से निवेदन करता हूं, जिनके दिशा निर्देश में ये पूरे कार्यक्रम डीबीयू परियोजना की परिकल्पना व रूपरेखा रखी गई है कि वे अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय आरबीआई गवर्नर महोदय। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, officers from central and state governments, deputy governors of the Reserve Bank, managing directors and CEOs of commercial banks, dignitaries and participants from across the country, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome the Honorable Prime Minister to this event this morning. When the तो एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर पहुंचकर मेडिकल की पढ़ाई का आज शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। हिंदी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई की जो शुरुआत है वो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश से। साथ ही हिंदी पुस्तकों का जो विमोचन है वो भी गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। लगभग 12 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का,
जहां पर वो आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का जो शुभारंभ है वो मध्य प्रदेश से करेंगे। आज एमपी के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हिंदी पुस्तकों का जो विमोचन है वो करेंगे वहां पर, साथ ही मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ आज गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुभाष श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल किस तरह से आज जो दौरा है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में आज शुभारंभ गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम में खास रहेगा? जी विशाखा, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इतिहास में, बल्कि देश के इतिहास में जो शुरुआत हो रही है वो निश्चित तौर पर आगे जाकर के जो है मेडिकल के जो छात्र हैं वो हिंदी में अब पढ़ाई करेंगे, जिसकी शुरुआत इस पाठ्यक्रम से होगी। यानी कि पहला सिलेबस जो होगा हिंदी का वो इस वर्ष से ही शुरू हो जाएगा, जिसका आज उद्घाटन जो है तो गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो पुस्तकें हैं जिनको इंग्लिश से कन्वर्ट करके हिंदी में किया गया है उस पाठ्यक्रम की, उन पुस्तकों का विमोचन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगभग 12 बजे जो है तो भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जो है प्रारंभ होगा, जिसमें कि मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे, और जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास कैलाश सारंग, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के साथ साथ देश को भी एक ऐसी जो है तो सौगात आज केंद्रीय गृह मंत्री दे रहे हैं, जिसमें कि अभी तक के जो छात्र हैं मेडिकल के वो इंग्लिश में पढ़ाई करते थे, लेकिन आने वाले समय में मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में हिंदी में वो पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जी विशाखा, तो क्या लगता है जिस तरह से अब मेडिकल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बदलाव इस पूरे फैसले के बाद केंद्र सरकार के हो सकता है, और कहीं ना कहीं जब देश की राष्ट्रभाषा के अंदर जो पढ़ाई है मेडिकल छात्र हिंदी के अंदर करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में और अधिक जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी वो मजबूत नजर आएगी आने वाले दिनों में? जी हाँ, हिंदी को मुख्य रूप से मजबूती देने के लिए, ताकि हिंदी जो मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है उस पर जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से हिंदी ही प्रचलित भाषा है। हालांकि कुछ छोटी मोटी भाषाएं हैं, गोंडी है, अन्य भाषाएं हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो मूल भाषा है वो हिंदी है। और इसकी शुरुआत यदि मध्य प्रदेश से हो रही है और जो कि भारत की मातृभाषा है, तो निश्चित तौर पर इसके बहुत अच्छे जो है तो असर नजर आएंगे आने वाले समय में। जी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे मध्य प्रदेश और वहां से मेडिकल की जो पढ़ाई है उसकी हिंदी में शुभारंभ आज किया जाएगा। कई पुस्तकों को आप बता रहे हैं कि जिनका विमोचन आज गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ मध्य प्रदेश के युवाओं का भी कहना है जो कि मेडिकल, जाहिर तौर पर जो मेडिकल पढ़ाई करने का कहीं ना कहीं सपना रखते हैं, या फिर इस बार जब वो हिंदी माध्यम से प्रवेश लेंगे तो क्या कुछ इस केंद्र सरकार के फैसले का रिएक्शन छात्रों में नजर आ रहा है? जी, देखा जाए तो मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है तो जो मेडिकल के छात्र हैं और अन्य छात्र जिनसे हमारी बात हुई, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। क्योंकि हिंदी जो मातृभाषा है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश के और प्रदेश के जो जनमानस है उसके पटल में बसा हुआ है। तो हिंदी का तो सम्मान है ही है, साथ ही साथ यदि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो अंग्रेजी का भी कहीं ना कहीं महत्व है। तो इसमें एक और जो कुछ सवालात थे कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि कहीं जो विदेशों में जो इलाज करवाए जाते हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन वो हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद में उनको विदेशों में भेजेंगे, तो क्या इसकी जो है तो वहां विदेशों में भी उतनी ही जो है हिंदी के लोग होंगे जो कि इसको ट्रांसलेट करके और फिर तरीके से उसका इलाज कर सकें? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ डिफिकल्ट ऐसी बीमारियां होती है जिनका इलाज विदेशों में या विदेशों से जो विदेशों में बैठे हुए जो विशेषज्ञ हैं उनसे मदद लेने के लिए की जाती है। तो ऐसे में जो हिंदी पढ़ने वाले पाठ्यक्रम में जो छात्र रहेंगे वो यदि प्रिस्क्रिप्शन यदि हिंदी में लिखेंगे तो क्या फॉरेन तक पहुंचने में, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यदि स्थापित हुई है तो अंग्रेजी हुई है, तो इसकी जो है तो हिंदी के जो छात्र हैं उनका कहना यह भी रहेगा कि जो अन्य देशों में है तो उनके जो हिंदी के प्रिस्क्रिप्शन है कि क्या वे उनका उत्तर समय पर उनको मिल पाएगा? तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमारे सामने नजर आया है। जी विशाखा, चलिए देखना होगा जिस तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है और मेडिकल की जो पढ़ाई आज उससे हिंदी की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ इसके बाद कार्यक्रम में रहता है वो देखना होगा। जाहिर तौर पर एक और बड़ी खबर आप तक फिलहाल पहुंचाते हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार किए गए हैं। घूस ऑफर करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है
और आपको बता दें कि 50 लाख की घूस ऑफर करने का आरोप उन पर लगा है, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार उनको किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री हैं सुंदर श्याम अरोड़ा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है विजिलेंस विभाग के द्वारा। साथ ही गिरफ्तारी के पीछे आरोप 50 लाख की घूस ऑफर करने का है। घूस ऑफर करने के आरोप में गिरफ्तारी पंजाब के मंत्री की हुई है और आपको बता दें कि फिलहाल विजिलेंस की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को 50 लाख की घूस ऑफर करने का आरोप उन पर लगाया गया है विजिलेंस विभाग के द्वारा। विजिलेंस टीम के द्वारा फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवदीप मेरे साथ जुड़ गए। नवदीप, फिलहाल क्या कुछ इस पूरी गिरफ्तारी के पीछे कारण रहा है? 50 लाख की घूस ऑफर करने का जो आरोप है वो मंत्री पर लगा है और गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद क्या कुछ जो वहां पर स्थिति है वो बनी हुई है मंत्री की? देखिए, बिल्कुल सुंदर श्याम अरोड़ा जो कांग्रेस सरकार के समय वाणिज्य कॉमर्स मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पिछले कई दिनों से विजिलेंस के पास उनके डिपार्टमेंट को लेकर जो शिकायतें आई थी उसकी जांच लगातार विजिलेंस कर रहा था और उसी के तहत जो था 2 से 3 बार सुंदर श्याम अरोड़ा विजिलेंस के सामने पेश हो चुके थे। उनको ऐसा लग रहा था, जो अभी विजिलेंस विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने कहा कि सुंदर श्याम अरोड़ा को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस मामले में फंस जाएंगे, उनके खिलाफ सबूत है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसी के चलते उन्होंने जो AIG जांच रिपोर्ट करे, नेगेटिव ना करे, यही कारण था कि उनको 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। और विजिलेंस ने जो आज दावा किया कि पहले केसी के तौर पर 50 लाख रुपए उनको एडवांस देने थे, 50 लाख बाद में देने थे, लेकिन विजिलेंस के जो AIG है उन्होंने इसकी शिकायत अपने सीनियर अधिकारियों से की। फिर बाद में मुख्यमंत्री के बाद ये पूरा मामला पहुंचा भगवंत मान के पास और उसके बाद ये पूरा ट्रैप लगाया गया। यही कारण था कि जो पूर्व मंत्री थे उनको जयपुर बुलाया गया, एक होटल के अंदर, एक मॉल के अंदर, और वहीं पर उनकी जो गिरफ्तारी की गई है और उनकी गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद करने का दावा किया गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद उनको जो मोहाली जिला अदालत है उसको पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है और विजिलेंस इसका रिमांड मांगेगी और रिमांड मांगने के बाद जो है उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि खुद ही अपने जाल में सुंदर श्याम अरोड़ा जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के बाद अब पंजाब बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी जो शिकंजा है वो यहाँ की मान सरकार ने कसना शुरू कर दिया है। और जो पूर्व कांग्रेस के मंत्री थे और अभी जो बीजेपी के नेता थे पंजाब के अंदर, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं रिश्वत देने के मामले में, विजिलेंस अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फिलहाल नवदीप, क्या कुछ पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर विपक्षी पार्टियों का भी रुख सामने आया है? क्या अपनी पार्टी की तरफ से किसी नेता का बयान सामने आया है? बीजेपी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए इतनी बड़ी घूस लेने का आरोप मंत्री पर लगा है तो विपक्षी पार्टी इस मौके को कहीं छोड़ना नहीं चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, लेकिन कारण साफ है कि गिरफ्तारी जो हुई है देर रात को हुई है, सुबह ये गिरफ्तारी डाली गई, लेकिन अभी विपक्षी पार्टी चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, तमाम मामले को देख रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जो जानबूझकर नेताओं को फंसाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि 50 लाख रुपए बरामद किए गए, अब कोर्ट इसको कैसे लेता है कि वो पैसे क्यों आए थे, किसके लिए आए थे, इससे क्या सचमुच ये ट्रैप जो था वो सही था या पार्टी की साजिश थी, सरकार की साजिश थी, ये तमाम चीजें कोर्ट में तय होंगी। लेकिन यही कारण है कि अब एविडेंस जो कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे कि सुंदर श्याम अरोड़ा की गाड़ी से जो बरामद, अगर नकदी बरामद नहीं की जाती तो बात खुद आती, लेकिन जो कैश बरामद किया गया, विजिलेंस ने दावा किया कि 50 लाख का कैश जो है उनकी गाड़ी से बरामद हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक एविडेंस है। लेकिन अब देखना होगा कोर्ट में कैसे ये रुख रखा जाता है। उसके बाद जो है क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो अलग अलग चीजों पर काम करेंगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो बीजेपी नेताओं के खिलाफ पहले शिकंजा कसने पर कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट थी, अब वो हिचकिचाहट दूर कर दी गई है और पहली बड़ी कार्रवाई सुंदर श्याम अरोड़ा के बाद हुई है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इसको केंद्र पर कैसे लेती है, किस तरीके से इस चीज को लेती है, ये बिल्कुल देखना होगा आखिरकार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं
वो आगे लेकर जाती है। फिलहाल सबूत के साथ जो गिरफ्तारी है मंत्री की हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी करते हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव गुजरात का और भी अधिक दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब केजरीवाल की एंट्री के बाद गुजरात के अंदर असाउद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। हैदराबाद मॉडल पर गुजरात में चुनाव प्रचार करने में इस समय असाउद्दीन ओवैसी की सक्रियता देखी जा रही है। एआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी इस समय हैदराबाद के अंदर जो उनका सियासी कारवा है बिहार उत्तर प्रदेश के होते हुए अब गुजरात पहुंच गया है। ओवैसी खासतौर से उन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी ने 7 कॉर्पोरेटर जीते थे। और आइए आपको एक बार बता देते हैं कि आखिरकार ओवैसी का हैदराबाद मॉडल क्या है। तो ओवैसी का मिशन गुजरात जो है वो हैदराबाद मॉडल हम कहेंगे तो उसमें मुस्लिम पैरोकारी एक बड़ा मुद्दा ओवैसी की तरफ से रहेगा गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर, जिसको लेकर ओवैसी आगे बढ़ेंगे। दलित और पिछड़ा गठबंधन भी ओवैसी की एक जो प्रमुखता से इस मुद्दा है वो रहेगा गुजरात विधानसभा के अंदर। शिक्षा और इलाज, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हैदराबाद मॉडल हम कह सकते हैं, जिसमें कि असाउद्दीन ओवैसी अपने इन तीनों मुद्दों को आगे लेकर हैदराबाद मॉडल या गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आएंगे। और एक और बड़ी खबर फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एटा का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। 419 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण सीएम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो आज सीएम के दौरे को लेकर फिलहाल प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है एटा के अंदर। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एटा में पहुंचेंगे, जहां पर वो पहुंचकर कई सारी जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण, उनका उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। लगभग 419 करोड़ की योजनाएं बताया जा रहा है कि इस समय विद्युत परियोजनाएं बनकर तैयार हैं, जिनका आज शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिवाकर पांडे मेरे साथ जुड़ गए। तो दिवाकर, फिलहाल कैकुदाद एटा के अंदर जो कार्यक्रम है वो सीएम योगी के रहेंगे और 419 करोड़ की परियोजनाएं हैं, कितना लाभ जनता को इन परियोजनाओं का पहुंचेगा आने वाले समय में? देखिए विशाखा, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो दौरा आज एटा का है वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पर आज पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में जो विकास की नई इबारत लिखी जा रही है उसको लेकर के आज जो है करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। क्योंकि एटा भी उत्तर प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण जिलों में से है। मुख्यमंत्री का दौरा भी इसी वजह से महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है, मुख्यमंत्री उसको भी देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो एटा पहुंचेंगे और यहाँ एटा पर में जो है करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर कुछ लाभार्थियों से वो संवाद भी करेंगे और तथा लाभार्थियों को विकास परक योजनाओं की सौगात भी देंगे तथा कुछ जगह की स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी तो फिलहाल सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां दिवाकर एटा के अंदर की गई है? प्रशासन की तैयारियां कितनी पूरी हुई है? और आज जब एटा के अंदर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं जो बड़ी विद्युत परियोजनाएं हैं उनका लाभ भी एटा जिले के अंदर जनता को मिलेगा। जनता के अंदर भी जाहिर तौर पर उत्साह नजर आ रहा होगा सीएम के दौरे से। देखिए विशाखा, निश्चित तौर पर आज एटा में मुख्यमंत्री का दौरा है तो उसको लेकर के सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के कई जोन, कई सेक्टर्स में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। वहां पर जो है सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। और चूंकि आज जो है तापी विद्युत परियोजना का उद्घाटन हो, निश्चित रूप से एटा के विभिन्न क्षेत्रों को उसका लाभ मिलेगा। जहां जहां पर बिजली की कमी थी या जहां पर कभी लोकल फॉल्ट पाया जाया करती थी, जहां जहां वोल्टेज की समस्याएं थी, तमाम इस तरीके की चीजें थी जिनको लेकर के अब निश्चित रूप से माना जा रहा है कि जब आज जो है मुख्यमंत्री इस तापी विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे तो निश्चित तौर से जो है एटा के लोगों को लाभ मिलेगा और इसको लेकर के एटा के लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। जी और कहीं ना कहीं दिवाकर, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली को लेकर जो तमाम हालात उन जिलों के अंदर कहे जाते थे जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं यूपी को पिछड़ा हुआ बताया जाता था कि वहां पर बिजली की पहुंच नहीं है, वहां पर विद्युत परियोजनाएं बड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उन बेसिक सुविधाओं पर इस समय ध्यान दे रहे हैं और उन तमाम इलाकों पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं जहां इससे पहले की सरकारों के जो मुख्यमंत्री वो सक्रिय नहीं थे। देखिए विशाखा, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं। वो स्वयं स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं और लगातार उनकी समीक्षा बैठक भी करते हैं। पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रही है। बिजली के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभूतपूर्व काम हुआ है। बिजली के क्षेत्र में लगभग उत्तर प्रदेश का कोई गाँव ऐसा नहीं जहां पर बिजली न हो, लेकिन उसको लेकर के लाइन लॉस की है, लोकल फॉल्ट की समस्या, बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पर विद्युत पहुंचाना एक बड़ी भारी समस्या हुआ करती थी। लगातार उत्तर
प्रदेश सरकार इस जो है क्षेत्र में काम कर भी रही और योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज जब वो एटा पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से वो समीक्षा बैठक करेंगे, उसका फीडबैक भी लेंगे, लोकार्पण और परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, लोकार्पण भी करेंगे और विद्युत को लेकर के एटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं कोई समस्या थी उसको हल करने का प्रयास भी जो है उन्हीं के नेतृत्व में सफल हुआ है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एटा के लोगों में भी हर्ष है। जी चलिए दिवाकर, देखना होगा क्या कुछ आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के अंदर एटा के अंदर देखने को मिलता है और कितने जाहिर तौर पर जो विद्युत परियोजनाएं आज उनका लोकार्पण सीएम करेंगे वो भी जनता के लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। गांव में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। अब कल्पना करिए, एक जमाने में जब एक ग्रामीण को, हमारे गांव के नागरिक को, एक गरीब को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम हुआ करता था। लेकिन आज बहुत आसानी से इस बदलाव को वो जीने के लिए आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। पहले जब बौद्धिक सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था की, गरीबों की चर्चा करते थे, तब स्वाभाविक रीते वित्तीय समावेश की बात होती ही थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो विचारों तक सीमित रह जाती थी। व्यवस्थाएं इस क्रांतिकारी कार्य के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टम से वो जुड़ जाएगा।
लेकिन हमने रिवाज बदला। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।